Okay, so we did microorganism, friend or foe, and I think we did regarding bacteria, fungi, protozoa, algae, ये सब हमने देखा था ना last class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Now see this, हम एक अब उनकी जनरल चीजें पढ़ेंगे. सबसे पहले उनका हैबिटेट. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रहते कहाँ हैं, किस तरीके से वो प्रेजेंट होते हैं, दैट पार्ट वी विल सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ओमनी प्रेजेंट. ओके, ओमनी प्रेजेंट मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो. वो किसी ना किसी तरीके से हर जगह पर है. वाटर, एयर, सॉइल में है, एटमॉस्फेयर में है. ठीक है, सॉइल के अंदर है, सॉइल के बाहर है, सॉइल के ऊपर है. ठीक है, फिर दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशंस. मतलब आप पोलर रीजन्स में चले जाओ, आप वॉल्केनोज में चले जाओ, आप एकदम सॉल्ट वाले सी में चले जाओ, एकदम जो मरीन होते हैं, एकदम फ्रेश वाटर में चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें से कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी प्रेजेंस वहां जरूर रखता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट मतलब हर जगह. ठीक है, एंड कैन लिव इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स. वो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में भी रह सकते हैं. आपको पता है वॉल्केनो में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है. एक बैक्टीरिया होता है थर्मोबैसिलस नाम का. ठीक है, जो वॉल्केनो जैसी गर्म जगह पर भी रह सकता है. सो कैन यू इमेजिन वो कितना स्ट्रांग होगा इतने गर्म जगह पर. तो एक्सट्रीम क्लाइमेट, एकदम एक्सट्रीम आप सोचो, एकदम आप साइबेरिया सोचो, पोलर रीजन सोचो. मैम, हाँ बेटा, मैम आप कौन सा चैप्टर करा रहे हैं? हम अभी ज्वाइन किए हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा. ओके मैम. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू सी. सो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. आपको पता है कि फंगस जो है वो एक अपने लिए एक वो बना लेती है स्पोर. ठीक है, जैसे अगर फंगस को लगता है कि अभी वो डिवाइड नहीं हो सकती है, अभी वो है ना, मतलब ग्रो नहीं कर सकती है, तो वो क्या करती है, एक टफ सा शेल बना लेती है अपने आसपास. एक टफ शेल बनाती है. जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट नट खाया आपने, वॉलनट. Yes, ma'am. ठीक है, अखरोट कितना टफ होता है, उसके अंदर एक्चुअली खाने वाली चीज होती है. ऐसे फंगस है ना, अपने आसपास एक टफ शेल बना के उसके अंदर रहती है. और आपको पता है फंगस ऐसे 1000 years तक रह सकती है, वो भी जिंदा. ठीक है, सो कैन यू इमेजिन कि वो कितना मतलब एक्सट्रीम चीजें कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फंगस ऐसे रखते हैं, आज के 1000 years बाद अगर उसको लगेगा ना कि अब सब कुछ ठीक है, अब मैं ग्रो हो सकती हूँ और मुझे बाहर आना चाहिए, तब वो ये शेल को तोड़ेगी, बाहर आएगी, ग्रो हो जाएगी और फैल जाएगी. तो गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सुश्री. ओके, so I am doing microorganism as you have joined right now. So I have just begin. Join us. So see this. So that is how microorganisms इतने जो important, मतलब इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हर कोई पढ़ना चाहता है या जानना चाहता है. क्यों? क्योंकि एक तो वो दिखाई नहीं देते, सबसे बड़ी चीज, उनको कोई देख नहीं सकता है नेकेड आई से. उसको देखने के लिए इतने बड़े से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है. और जब उसको देख लो तो उसको पढ़ना है, अगर उसको समझना है, अगर तो आपको कितनी सारी उसको जो भी आपको पढ़ना है वो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा. क्योंकि बाहर तो वो दिखता नहीं है कि आप उसको अलग से रख लो और पढ़ लो, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं. बट और वो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इस तरीके से सालों तक जिंदा रह सकते हैं. दे डोंट डाई इजीली. सो दैट्स व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही अजीब सी ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स एंड आइस कोल्ड एनवायरनमेंट. मैंने बोला ना एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहता है. हॉट स्प्रिंग्स मतलब जहाँ से गर्म सिचुएशन में भी वो सरवाइव कर सकता है. सम लिव ऑन अदर एनिमल्स, कुछ होते हैं जो दूसरों के ऊपर सरवाइव करते हैं. ठीक है, सो
दैट इज ऑल्सो वन पार्ट। जैसे हमारे स्किन पे काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारे पेट में रहते हैं। बस उसी तरीके से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। एंड सम एग्जिस्ट फ्री, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ओपन एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव करते हैं। ठीक है, सो उनका हैबिटेट जो है वो बहुत ही वाइड हो सकता है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन, आप सोचोगे नहीं वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्योंकि रहते हैं, तो आप ऐसे सोचोगे कि ऐसी कंडीशन में कौन सरवाइव कर सकता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है। ठीक है, इसलिए आपको पता है कि जो बड़े बड़े रिसर्च वाले जो साइंटिस्ट हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है, वो देखते हैं कि जैसे ह्यूमंस है, बहुत गर्मी होती है और बाहर वो गर्म हवा चलती है, जब लू चलती है, तो आप न्यूज में सुनते होगे ना कि लू से कुछ लोग मर गए। सुना है आपने? यस मैम। यस मैम। न्यूज में आता है। हाँ, न्यूज में आता है, बहुत गर्मी हुई तो लोग मर गए, बहुत ठंडी हुई तो लोग मर गए, है ना? ऐसे हम सुनते हैं, बहुत बारिश हुई तो भी लोग मर गए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो साइंटिस्ट हैं, जो लोग बहुत सब ढूंढ रहे हैं कि हम लोग कैसे चीजों को अच्छा कर सकते हैं, कैसे ह्यूमंस को हेल्थ दे सकते हैं, कैसे बड़ी लाइफ दे सकते हैं, लॉन्ग लाइफ। ठीक है, sudden changes in climate and temperature will affect their growth or not? Yes, definitely growth affect तो जरूर होगी ना, थोड़ा टाइम तो सभी को लगता है, तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी लगता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है ना, ये लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि अगर हम इनको स्टडी कर लेते हैं कि ये कैसे इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करते हैं खुद को, तो हम उनमें से वो चीज को स्टडी करके, उस चीज को एक्सट्रैक्ट करके निकाल कर ऐसे कुछ चीज बनाए, ऐसी कोई दवाई बनाए, या ऐसा कोई वैक्सीन बनाए, या ऐसी कोई टाइप का कुछ ऐसी चीज बनाए कि जो ह्यूमंस खाएं और ह्यूमंस भी एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सके। तो वो स्टडी जो है वो पूरी पूरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर चल रही है, बट अभी तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ उसमें। ठीक है, सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग द हैबिटेट टेस्ट। नाउ सी फर्दर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे साथ दो तरह के रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। एक होता है बेनिफिशियल, जो हमारे लिए फायदा रहता है, एक होता है हार्मफुल। ठीक है, तो सबसे पहले बेनिफिशियल देखते हैं कि वो एनवायरनमेंट की साफ सफाई करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो चीजें डिकम्पोज नहीं होंगी, और डिकम्पोज नहीं होंगी तो कचरा हमेशा बढ़ता जाएगा। उसको पूरी तरह से डिकम्पोज कर देना, इन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ पूरी तरह से रॉ बना देना, वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं। एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा ना, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वगैरह, ये सब चीजें हेल्प करते हैं। बेकरी में हेल्प करते हैं, फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। बेकरी में ईस्ट वगैरह हेल्प करता है। फर्मेंटेशन मतलब ये जो आपके इंडस्ट्रीज रहती है ना, बड़ी बड़ी, ये जो ड्रिंक्स बनाती है, हार्ड ड्रिंक्स, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही काम करते हैं। ठीक है, और हार्मफुल मतलब सबसे पहले तो डिजीज करते हैं, बहुत बीमारियां फैलाते हैं। फूड पॉइजनिंग जो है, इंसान खाना खाता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर गड़बड़ है तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस करते हैं। इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस का मतलब क्या? एक बहुत सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपने एक छोटा सा बेकरी खोला, ठीक है, आपने सोचा कि मैं आज ब्रेड बनाऊंगा। ब्रेड में आपने डाल दिया ईस्ट, ईस्ट डाल दिया, आपको पता है कि आपका ब्रेड ओवन में डालोगे बन के रेज हो जाएगा, सही हो जाएगा। हो सकता है कि अच्छे से साफ सफाई नहीं करने की वजह से ईस्ट के साथ कोई और फंगस भी घुस गया उसमें। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने अपना ब्रेड बनाया, वो जल्दी सड़ गया, जल्दी खराब हो गया, उसकी स्मेल खराब हो गई, उसका टेस्ट खराब हो गया, तो कोई खरीदेगा उसे? नो मैम। नहीं खरीदेगा ना। तो इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जब भी खाने की चीजें बनती है स्पेशली, ठीक है, तो उसमें उसका टेस्ट, उसका कलर, उसके जो उसका जो मतलब टेक्सचर है, जो जैसा उसको दिखना चाहिए, वो सब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों?
क्योंकि इफ द थिंग इज लाइक, अगर ये सारी चीज, ठीक है, अगर आप ये चीज समझो कि अगर थोड़ा सा भी, जैसे सॉस है आपके पास, जो सॉस केचप खाते हो आप, ठीक है, तो केचप में अगर उसका रेड कलर जो है वो ग्रीन हो जाए या ब्राउन हो जाए तो आप खाओगे? No, ma'am. नहीं खाओगे। अगर उसकी स्मेल चेंज हो जाए तो आप खाओगे? No, ma'am. नहीं No, खाओगे। ma'am. उस, अगर वो सॉस जैसे दिखता है वैसे नहीं दिखकर कुछ अजीब सा दिखने लग जाएगा, तो मतलब उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा तो आप खाओगे? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. टेक्सचर, टेस्ट, स्मेल, ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इंडस्ट्री जब ये सब चीजों को बनाती है तो वो ये सब चीजें ध्यान रखती है कि कहीं कोई ऐसा वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ना घुस जाए जो उस चीज का टेस्ट, टेक्सचर या कलर को खराब कर दे, क्योंकि अगर ऐसे खराब होगा तो पूरा पूरा जो उनका प्रोडक्ट है वो बाहर मार्केट में सेल नहीं होगा और उनको लॉस हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस। आपने सुना है कभी कभी जैसे मैगी, मैगी वालों ने बीच में बोला, उनका एक पूरा लॉट जो था वो खराब आया था, उसमें से कीड़े निकलने लग गए थे, तो उन्होंने अपना पूरा लॉट जो है विड्रॉ कर लिया था दुकानों से और मॉल से। याद है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार ऐसा हुआ था कि उनका मैगी किसी ने बोला था कि वो डाल दिया था ऊपर नेट में कि इनका मैगी खराब है, इनके मसालों में गंदगी है, इसमें बदबू आ रही है, ये है। फिर उन्होंने सब जगह चेक किया तो कुछ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने पूरा का पूरा लॉट लेके वापस ले लिया था, उन्होंने बेचा नहीं था। तो ये तो लॉस हुआ ना इंडस्ट्री को। Yes, ma'am. ये क्या हुआ? इंडस्ट्री को लॉस हुआ। तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर गलत सही से आप जगह को मेंटेन नहीं करोगे तो जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो तो चाहिए, जैसे कि दही, दही बनाने के लिए आपको पता है ना एक बैक्टीरिया चाहिए होता है, Yes, ma'am. ठीक है। अगर उस बैक्टीरिया की जगह फंगस आ जाए, अलगी आ जाए तो चलेगा? No, ma'am. नहीं चलेगा। No, ma'am. ठीक है, तो इसीलिए कमरे जहां पर ये सब चीजें बनती है उसको साफ होना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसकर इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस नहीं करने चाहिए। दैट इज व्हाट द हार्मफुल रिलेशन विद अस। बस ही था। तो हम अब वन बाय वन देखेंगे। क्लीनिंग, पहले बेनिफिशियल से शुरू करते हैं। क्लीनिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, सारे वेस्ट ले लो आप, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, कॉम्प्लेक्स वेस्ट, सभी के सब जो हैं ठीक है। तो आप प्लांट वेस्ट ले लो, मतलब सूखे पत्ते, जो पौधे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, सूख जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, सभी जो जंगल में जब गिर जाते हैं वो, तो कोई वहां झाड़ू लगाने जाता है? No, ma'am. नहीं जाता है। वो अपने आप सॉइल के अंदर अपने आप खुद को डिकम्पोज करके उस सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं। वो प्लांट वेस्ट है। एनिमल वेस्ट, एनिमल जो है वो इतना सारा जो एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं और जो सब चीजें होती है उनकी वेस्ट में, तो वो सब चीजों को आप अगर अच्छे से प्रॉपरली मैनेज करते हो तो वो चीजें तो आपके एनवायरनमेंट को अच्छा कर रही है ना, वो मेन्योर बन जाएगा, मैन्योर आप खेतों में यूज कर सकते हो। तो ये उनको डीकम्पोज करना, डीकम्पोज मतलब कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन को तोड़ देना, ठीक है। ये जो सब चीजें हैं वो बहुत सारी चीजों के मिक्स से बनी है, एनिमल वेस्ट और ग्रीन वेस्ट, है ना? समझ रहे हो? Yes, ma'am. ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत सारी चीजें मिक्स होने की वजह से ये सब चीजें बनती हैं। ऑर्गेनिक जो चीजें हैं
वो बहुत सारी चीजें मिल जाने की वजह से बनती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन को तोड़ देना है, हमको ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं चाहिए, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन जब आप होगा तो ऑर्गेनिक चीजें हैं वो क्या बन जाएंगी, इनऑर्गेनिक बन जाएंगी। जब वो इनऑर्गेनिक हो जाएंगी, मतलब अभी जो है एनवायरनमेंट में जो वेस्ट है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन्स है, उसमें लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, उसमें ऑयल्स हैं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट इनऑर्गेनिक मतलब सब अब टूट के कैसी हो जाएंगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इस तरीके से। ठीक है, जिंक, कुछ भी ले लो आप, सबको इंडिविजुअली एक एटम बना देना है, उसको तोड़ तोड़ के सबको सबको अलग कर देना, तो दैट इज कॉल्ड डीकॉम्पोजिशन। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सारे वेस्ट को, कॉम्प्लेक्स वेस्ट मतलब जो हम प्रोड्यूस करते हैं, प्लास्टिक्स, रबर्स, फिर है ना बहुत सारे पॉलीमर्स, स्टील, एल्यूमिनियम, मेटल, बहुत सारी चीजें, जो हमारे घर में लाइट्स जलती हैं वो बल्ब, ट्यूब लाइट्स, इलेक्ट्रिक वेस्ट, कंप्यूटर वेस्ट, हार्ड डिस्क और आपके बैटरीज और पता नहीं क्या क्या, तो वो सब कॉम्प्लेक्स वेस्ट है, उसको भी डिकम्पोज करना जरूरी है। हाँ, पर उनको डिकम्पोज करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं ना, तो इसलिए वो उनको वेस्ट, पर उनको भी डिकम्पोज करता कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, बैलेंस्ड रखते हैं, वरना गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हम लोगों को परेशानी होगी। दैट इज कॉल्ड क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, देखो ये डिकम्पोजिशन साइकिल है, वो दिखा रहा है कि देखो पत्ता गिर गया ग्राउंड में, पत्ते को अर्थ फॉर्म ने खा लिया। रुको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है ना, कुछ को इंसेक्ट्स खा गए, कुछ को एनिमल्स खा गए, तो वो फूड चेन में चला गया, सब हुआ। अब कुछ जो है वो ये जो है उसका केमिकल रिएक्शन हुआ तो वहां पर फंगस ग्रो हो गई। अब कुछ जो है वो फर्दर डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया, फंगस वगैरह के उधर चला गया, और जो सब चीजें डिकम्पोज हुई वो फर्टिलाइजर के बन गई, किसके लिए, प्लांट के लिए। ठीक है, तो ये जो एक चेन है डिकम्पोजिशन वाली, ये ऐसे ही चलती रहती है। प्लांट वेस्ट की है, ऐसे एनिमल वेस्ट की भी बना सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स वेस्ट का भी चेन बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो। so this is how the things are done by the decomposition cycle. देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, देखो कौन सी चीज कितना टाइम लेती है, थोड़ा सा और जूम करते हो तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। हाउ लॉन्ग अंटिल इट्स गॉन, मतलब कितना टाइम लेगा उसको जाने में। तो ये देखो समुद्र में जो हम सब चीजें डाल देते हैं, स्पेशली ज्यादा से ज्यादा जो वेस्ट है वो डंप कहाँ होता है, ओशियंस में। तो देखो ये सिर्फ कार्डबोर्ड है, ये 2 मंथ्स लेता है, इतना छोटा सा कार्डबोर्ड। देखो सिगरेट 1 to 5 years तक टाइम ले लेती है। ये फिश के लिए जो यूज होती है चीजें 600 years। कैन यू सी? देखो ये एप्पल का वो है, 2 मंथ्स में सब एप्पल वेस्ट जो मतलब वेजिटेबल वेस्ट है 2 मंथ्स में पूरी तरह से वो हो जाता है। सॉक्स 1 to 5 years। ग्लास बॉटल पता ही नहीं है कि कितना टाइम लेगी। पेपर रोल 2 to 4 weeks। देखो बच्चों के डाइपर्स 450 years लेते हैं। ठीक है, ये डिस्पोजल कप्स जो आप यूज करते हो ना, थर्माकोल वाला, Yes, ma'am. 50 years। कैन यू सी?
एल्यूमिनियम कैन, ये कौन सा जो आप ये कोक वगैरह पीते हो ना, कोक पेप्सी, 200 इयर्स लेता है। सी, कपड़े जो कॉटन होते हैं बेसिकली 2 to 5 months। देखो ये जो आपका वो जो होता है ना प्लास्टिक के स्टैंड्स होते हैं जिसमें बॉटल्स रखी जाती है, एग्स रखे जाते हैं यहाँ पे, Yes, ma'am. Yes, वो ma'am. 50 इयर्स लेता है। वुड 1 to 3 years, ठीक है। न्यूज़पेपर 6 weeks, प्लास्टिक बॉटल 450 इयर्स। इतने साल तक कौन देखेगा इसको? हाँ, तो ये देखा आपने कितना सारा टाइम ले रहा है। और सबसे ज्यादा टाइम देखो ये फिशिंग रॉड इतनी पतली सी है और 600 इयर्स ले रही है। डाइपर 450 साल ले रहे हैं। मैम ग्लास बॉटल, हाँ बेटा, मैम ग्लास बॉटल का कितना था? एक मिनट, ग्लास बॉटल का कोई वो नहीं कह सकते। एक मिनट, होल्ड होल्ड ऑन। ठीक है ना, सी दिस प्लास्टिक बॉटल 450 इयर्स, ग्लास बॉटल का अनडिटरमाइंड, अभी तक पता ही नहीं है कि कितना टाइम लेता है। प्लास्टिक बैग्स जो आप सब्जी लेकर आते हो ना थैली में, 10 to 20 इयर्स। कैन यू सी दिस? Yes, ma'am. देखा इतना सारा टाइम लगता है, इसलिए बोलते हैं कि ये सारी चीजों फिर ये फोम बाय फोम, मतलब ये जो था वो नहीं यूज होता है, बिस्तर बनता है इसका सॉफ्ट सॉफ्ट, वो फोम डाल के। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेड बनाते हैं ना फोम भर भर के, सोफा वगैरह में फोम होता है, उसको भी 50 साल लगते हैं। ठीक है, तो इस Yes, ma'am. हाँ इसलिए बोलते हैं कि ये सारी चीजों का जब वेस्ट क्रिएट होता है ना तो बहुत सारा टाइम लगता है उनको डिकम्पोज होने में। इसलिए जहां तक हो सके चीजें ऐसी यूज करो जो जल्दी देखो डिकम्पोज हर किसी चीज को होना है, क्योंकि सभी की सब जो है चीजें वो कॉम्प्लेक्स चीजों से बनी है और कॉम्पोजिट है, तो डिकम्पोज होना तो जरूरी है। एक टाइम के बाद सभी को डिकम्पोज करना बहुत जरूरी है। बट डिकम्पोज करने में कौन ज्यादा टाइम ले रहा है, ऐसी चीजों को अगर हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे लिए बेटर होगा ना, एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, ये ज्यादा समुद्र में ये सब हम गंदगी डालते हैं। तो अभी आपके देखो, आपके घर में जब पार्टी होती है तो सबसे पहले क्या खरीद के ले आते हैं? डिस्पोजल लाते हैं ना? Yes, ma'am. हाँ Ma'am, disposal plates, glasses. हाँ, तो थर्मोकॉल वाला डिस्पोजल आता है ना, तो अपने घर में मम्मा को बोलो, अपने पेरेंट्स को समझाओ कि मम्मा थर्माकोल वाला सामान मत लो, इससे बेटर है कौन सा वाला लो जो Some पत्ते, paper. पेपर से या जो पत्ते से बनता है ना, Yes, ma'am. हाँ वो आप ले सकते हो। जो पत्तों, कटोरी जो पत्तों से बनती है, तो जो प्लेट जो पत्तों से बनती है वो आप खरीद सकते हो, या बैम्बू से बनती है, बैम्बू वाली भी प्लेट्स आती है, वो आप ले सकते हो। और ग्लासेस के लिए जो मिट्टी के होते हैं ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसको शायद Yes. कुल्हड़ बोलते हैं, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो। वो मिट्टी वाला तो क्या है, आप तोड़ के फेंकोगे तो वो तो वापस मिट्टी बन जाएगा, वो तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, और आप वैसी चीज जब आपके घर में ऐसे बड़ी पार्टी वगैरह होती है, मुझे नहीं पता आपके घर में आपको डांट पड़ जाएगी, हो सकता है ना, बोलेंगे कि चुपचाप रहो, तुम ज्यादा मत बोलो, तुमको नहीं पता है, ऐसे डांट भी पड़ सकती है। बट आप समझा सकते हो, एक बार तो अपनी बात रख ही सकते हो ना कि मम्मा एनवायरनमेंट को बहुत दिक्कत होती है इस सब चीजों से। अगर हम, आप ऐसे सोचोगे ना
कि हमारे एक जन के करने से क्या होता है। ठीक है, आप ये सोचो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उससे क्या होगा। हो सकता है कि अगर आपके घर 50 गेस्ट आए हैं तो 50 में से एक ने ऐसा सोचा होगा कि अरे वाह देखो इसका आइडिया कितना अच्छा है, तो अब मैं भी ऐसे करूंगा। तो हो सकता है वो 50 में से एक को तो दिमाग में आएगा कि ये चीज जो है वो ज्यादा सही है, या ऐसे करना चाहिए, या हाँ सही है ये एनवायरनमेंट में गंदगी नहीं कर रहा है। तो 50 में से अगर एक को भी समझ में आता है तो वो वर्दी है ना। हमें पॉजिटिव रह के सोचना है। हमें ऐसा हो सकता है 5 को समझ में आ जाए, हो जाए 10 लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। बट अगर एक को भी समझ आता है कि आपने ये जो चीज है वो क्यों की, तो उससे अच्छी चीज और कोई नहीं हो सकती है। एम आई राइट? यस मैम। है ना। अच्छा, आंशा आपने क्या डाउट है, क्या हैंड रेस किया बेटा? मैम वहाँ पे लिखा है मरीन डेब्रिस, तो डेब्रिस का मतलब एक बार आप समझा सकती हैं? डेब्रीज मतलब जो हम डंप करते हैं ना बेटा, मैम डंप करते रहते हैं, तो डंप करते 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 वो क्या होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जमते चले जाता है, उसको डेब्रीज बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है, दैट इज व्हाट द मरीन डेब्रीज। क्योंकि हम ज्यादातर कचरा जो है वो समुद्र में ही डंप करते हैं या वाटर बॉडी में ही डंप करते हैं, नदियों में, तालाब में, समुद्र में। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो हमारा सब कुछ गड़बड़ कर देती है, खराब कर देती है। ठीक है, और आप एक चीज एक कर सकते हो अभी। अच्छा, आप कोरोना कोरोना सुन रहे हो इतना सारा, अभी आज से तो लॉकडाउन भी हो गया, आपने देखा ना। ठीक यस है, मैम। हाँ। अच्छा, अभी आप न्यूज में देखते हो कि सभी लोग परेशान सिर्फ एक ही चीज के लिए है, ऑक्सीजन। है परेशान, यस मैम। ठीक है ना। यस मैम। तो आप लोग सब मतलब बहुत लोग परेशान है, आप लोग ये देखते हो न्यूज में, देखो हर किसी न्यूज चैनल पे सिर्फ ये दिखा रहा है कि वो लगा के लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो देखो, एनवायरनमेंट में ऑलरेडी 21% ऑक्सीजन है, फिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई है कि हम लोग इतना ज्यादा परेशान हैं, है ना। तो द थिंग इज एनवायरनमेंट में जो एयर है वो पॉल्यूट हो गई है, और जो इजीली हमको मिलना चाहिए था उसके लिए अब मेहनत करनी पड़ रही है। जो लोग फिट नहीं है, जो लोग स्ट्रांग नहीं है, वो लोग इस चीज को सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि आप लोग तो सब लोग यंग और इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो, एंथुजियास्टिक हो, और इतनी अच्छी टीम हो आप लोग, या आपके स्कूल में अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आप 5-6 लोगों का ऐसे ग्रुप बना सकते हो अपने आसपास में। आपको जो पॉकेट मनी मिलता है, अगर आप मंथली 5 रुपीज भी सेव करोगे ना, तो आप अगर 5 दोस्त हो तो 25 रुपीज में एक छोटा सा कोई भी ट्री का सैपलिंग मिल जाएगा आपको। तो आप वो ट्री अपने घर के आसपास, जहाँ पर कोई रहता नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, उस ट्री को लगा सकते हो। या आपके घर के आसपास अगर रोड है तो रोड में बीच में वो देखा डिवाइडर होता है, यस मैम। वहां पर आप पौधा लगा सकते हो। जो जैसे कि जो ऐसे पौधे जो धूप में रह सके, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हो, आप वो उससे पूछोगे ना, जो गार्डनर्स होते हैं, जो जहां पर पौधा मिलता है नर्सरी में, आप उसको पूछोगे ना ऐसा पौधा चाहिए जो धूप में भी चले, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे पौधे आप उनसे मांग सकते हो। और स्पेशली, सॉरी, घर के आसपास अगर आप बैनियन ट्री, नीम ट्री और पीपल ट्री, ये 3 ट्रीज हमेशा याद रखो। ठीक है, बैनियन ट्री मतलब जिसको आप बोलते हो हिंदी में, मैम बरगद। बरगद। यस, थैंक यू प्रत्युष, बरगद। ठीक है, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और नीम का पेड़। जस्ट होल्ड ऑन। तो ये जो 3 ट्री है ना बेटा, ये इंडिया के सबसे पुराने ट्रीज के उसमें काउंटिंग में आते हैं, पर सभी लोगों ने इन ट्रीज को काट दिया है। आपको पता है ये जो ट्रीज है ना, ये जो जब ये ट्री बड़े हो जाते हैं, ये ट्री 24 आवर्स में से
23 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं। आपको पता है ये बात? नो मैम। ओ मैम। तो आपके घर के आसपास ये 3 ट्रीज होना कंपलसरी है। अगर आपके घर में गार्डन है और स्पेस है तो प्लीज इन तीनों में से एक ट्री तो लगा ही दो। नीम ट्री तो लगा ही लो, नीम ट्री ज्यादा स्पेस नहीं लेता है। बैनियन और पीपल को बहुत स्पेस चाहिए, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो बहुत ज्यादा फैलता है, तो उसको थोड़ा बाहर ओपन स्पेस में लगा सकते हो। बट नीम ट्री तो आप अपने घर में लगा सकते हो। ये कम से कम 22 टू 23 आवर्स तक ऑक्सीजन देने के लिए कैपेसिटी रखते हैं। इसलिए जहां पर भी नीम ट्री, बैनियन ट्री और पीपल ट्री होते हैं, आप देखना उसके आसपास खड़े होके आपको बहुत ठंडा ठंडा फील होगा। मैम मेरे घर के बगल में नीम ट्री है तो और लगा लो Yes, एक ma'am. दो, ओके मैम। है ना। आप लोग ये चीज अगर ऐसे करोगे ना बेटा, तो वो आपके फ्यूचर के लिए ही बेनिफिशियल है। आपको शुरू में ऐसा लगेगा हमको क्या बढ़िया, हम क्यों करें, हमको क्या लेना देना है, या घर में आपको सब डांट के बिठा भी देंगे तुम चुपचाप बैठो और पढ़ाई करो, ऐसा भी बोला जाएगा। बट एक स्ट्रॉन्ग विल क्रिएट करो, रोज रोज उस चीज को बाहर करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। मंथ में एक डे डिसाइड करो। जैसे अगर आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे आपका बर्थ डेट वाला जो डेट है, जैसे सपोज आपका 5th को बर्थडे आता है, तो हर मंथ की 5th को मुझे एक ट्री प्लांट करना है। तो आप सोचो साल में आप 12 पेड़ लगा सकते हो, है ना। अच्छी बात, यस मैम। कितनी अच्छी बात है। और आपके बर्थडे वाले दिन तो आपको एक ट्री लगाना ही चाहिए, ठीक है। क्यों लगाना चाहिए? सबसे पहले कितना मजा आएगा, आप भी बड़े होगे वो भी बड़ा होगा। जब आप बड़े हो जाओगे तो आप बोलोगे ये मेरे जितना है, इसकी एज मेरे जितनी है। आप बता सकते हो ना, या ये मुझसे छोटा है, ऐसा बता सकते हो, यस मैम। है ना। तो आपके घर के आसपास अगर स्पेस है, अगर कोई जगह खाली पड़ी है, तो प्लीज ट्रीज लगाओ। जो कि जिस कंडीशन से हम अभी सफर कर रहे हैं, वो कंडीशन आपको फ्यूचर में नहीं चाहिए, हमें किसी को भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमको आज से एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे ना, तभी तो काम होगा। और अगर ये 3 ट्रीज ही करने हैं बेटा, आपको कोई और कुछ डेकोरेटिव प्लांट व्लांट कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी बारिश भी आने वाली है, अभी आप जो लगाओगे सॉइल में सब चिपक जाएगा, सब उग जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा टाइम है थोड़े से ट्रीज को सिलेक्ट, अगर आपके पास पॉकेट मनी होता है तो हर मंथ आप 5 to 10 रुपीज तो सेव कर ही सकते हो ना, यस मैम। है ना। सभी लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सेविंग करो, थोड़ा थोड़ा मम्मा पापा से डोनेशन मांग लो कि मम्मा मैं ट्री लेकर आऊंगा, मुझे थोड़ा सा डोनेशन दे दो। 20, 25, 30 रुपीज में एक छोटा सा आपको इसका सैपलिंग मिल सकता है, और आप अपने घर के आस पास में कहीं पर भी लगा सकते हो। कितनी अच्छी चीज हो जाएगी, आप ये सोचो, ठीक है। बाकी और भी ट्रीज है, जैसे गुलमोहर है जिसके फ्लावर्स बड़े सुंदर होते हैं, ठीक है। वो भी ट्री 20 आवर्स तक देता है ऑक्सीजन, बट उसको लगाने में थोड़ा उसको देखभाल देनी पड़ती है, क्योंकि वो थोड़ा डेलिकेट, मतलब वो जब तक बड़ा नहीं होता है उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये नीम, बैनियन और पीपल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं, वो आराम से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। बस ये देखना कि गाय और बकरी उसको खा नहीं जाए जब तक वो छोटा है, बस उतना ही ध्यान रखना है आपको, बाकी तो वो बड़ा हो जाएगा अपने आप, ठीक है। सो ये सारी चीजें प्लीज करो बेटा, वरना फ्यूचर में सभी को ऑक्सीजन की बहुत परेशानी होगी। अभी हमको ऐसा लगता है ना कि हमारी फैमिली में कुछ नहीं हुआ है, चुपचाप बैठो, ये तो न्यूज वाले झूठ दिखाते हैं। बट जब हमारी फैमिली में और प्रॉब्लम आएगी तब हमको ऐसे ये चीज लगेगी कि नहीं, हमने इसके बारे में कोई मेहनत की नहीं, इसलिए अब हम सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी एक चीज है जो आपको समझनी चाहिए। हम आप नीम ट्री अपने घर में उगा सकते हैं? डेफिनेटली उगा सकते हैं, क्यों नहीं उगा सकते, ओके मैम। बिल्कुल उगा सकते हो, नीम ट्री उगा सकते हो। देखो, गुड और बैड या फिर अनलकी, लकी, ऐसा ट्रीज में नहीं होता है। वो तो बेचारा पेड़ प्लांट है, उसको समझ में आएगा लक या अनलक या भूत और भगवान समझ में आएंगे? नो मैम। नो नहीं मैम। आएंगे।
क्योंकि आप लोग एजुकेटेड हो बेटा, आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए। आप लोग स्टोरी सुनते होगे ना, पीपल ट्री पे भूत रहता है, बहुत लोग बताते हैं ना, यस मैम। है ना, सब लोग बातें करते हैं ना, पीपल वाले ट्री पे भूत रहता है, उसके पास नहीं जाना चाहिए, उस पे ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पे वैसा नहीं करना चाहिए। अरे पीपल ट्री पे भूत रह के क्या करेगा? भूत को ऑक्सीजन की जरूरत है? नहीं है। ऑक्सीजन की नो जरूरत मैम। तो हमको है ना। तो भूत क्यों रहेगा? और भूत को तो दूसरी बहुत सारी जगह है रहने के लिए, वो पीपल ट्री के ऊपर चढ़ के बैठेगा तो वहां से गिर जाएगा तो और चोट लग जाएगी उसको। आया समझ में? तो भूत वूत कहीं नहीं रहता, बस वो पीपल ट्री जो है वो बहुत जायंट होता है, और उसके लीव जो है वो हमेशा ऐसे ऐसे क्लैपिंग जैसे आवाज करते हैं, देखा है आपने गर्मियों में? सुना है? यस मैम। यस मैम। हाँ। यस मैम। जो खेतों में गया होगा उसने इमेजिन देखा होगा, ये फील किया होगा कि जब लीव जो है वो आपस में टकराती है तो ऐसे क्लैपिंग वाली आवाज आती है ना? तो आप लोग तो एजुकेटेड हो, प्रैक्टिकल हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि घर में ये ट्री लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, कि ये अनलकी होता है, ये है ना अच्छी चीज नहीं है, ये वास्तु नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रीज जो है वो नेचर के पार्ट है, और नेचर कभी किसी का बुरा नहीं करता है, ये हमेशा याद रखो। ठीक है? देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फूड के बारे में, कर्ड बनाने में हेल्प करता है, जो आपकी मम्मा हर रोज रात को आपके लिए दूसरे दिन के लिए कर्ड बनाती है, तो रोज क्या करती है, थोड़ा सा बैक्टीरिया लेके दूध में डाल देती है। मम्मा तो कर्ड डालती है, पर एक्चुअली में क्या जा रहा होता है, थोड़ा सा मैम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया दूध में डाल दोगे, दूसरे दिन नया कर्ड बन जाएगा। नया कर्ड बन जाएगा, उसको खा के आप खुश हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे। सो फूड में हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस उसका नाम है। ठीक है? चीज, पिकल्स, ब्रेड, इडली, डोसा, सब कुछ, खमन, ढोकला, जो भी आप खाते हो, ये सारी चीजों की जो प्रिपरेशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होती है। विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं। चीज फंगस से बनती है, पिकल्स में बैक्टीरिया होते हैं, ब्रेड में ईस्ट होता है, इडली डोसा में एक अलग टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको फ्लफी बना देते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। सो बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों के दोनों जो है वो फूड में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आया समझ में? यस मैम। ठीक है? मैम हाँ बेटा। मैम लैक्टोबैसिलस एक तो फंगस है या फिर एक तो माइक्रो बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिजम्स है? बैक्टीरिया। ओके मैम, ठीक थैंक है? यू मैम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है बेटा। फंगस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अलगी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है? माइक्रो ओके मैम, थैंक यू ऑर्गेनिज्म के मैम। अंदर ही सब कोई आता है। नाउ सी मेडिसिनल। ये देखो, मैंने आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक सुना होगा, है ना आपने सभी ने? यस मैम। अच्छा देखो, अब मुझे ये पता लगाना है एंटीबायोटिक्स पहले तो क्या है। इस वर्ड को ही ब्रेक डाउन करो। एंटी मतलब ऑपोजिट या फिर अगेंस्ट। ये दोनों वर्ड का मतलब समझ में आता है ना आपको? यस मैम। एंटी यस का मतलब होता है। हाँ, किसका बेटा? मैम एंटी का मतलब ऑपोजिट होता है ना। अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मुगल्स फॉट अगेंस्ट द राजपूत। ऑपोजिशन में लड़े थे ना दोनों जन। यस यस मैम। यस मैम। अगेंस्ट, ऑपोजिट, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाना। ठीक है? बायोटिक्स, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? और टिक्स में टू किल, मतलब एक ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म
जो है वो अपनी प्रेजेंस में दूसरे को ग्रो नहीं होने देता है, ठीक है। दूसरे को, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेकेंड ऑर्गेनिज्म को अलाउ नहीं करेगा, ग्रो नहीं होने देगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एंटीबायोटिक्स, क्योंकि आपने पेनिसिलिन सुना होगा, यस मैम। यस मैम। सभी ने सुना है? यस मैम। हाँ, पेनिसिलिन जो है उसको कौन बनाता है? पेनिसिलियम फंगस। उसको कौन बनाता है? पेनिसिलियम फंगस। फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना? यस मैम। तो ये पेनिसिलियम फंगस जो है ये पेनिसिलिन बनाती है, एक केमिकल बनाती है, ठीक है। अब देखो ये जो पिक्चर है उसको ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो सेंटर में है ये हमने पेनिसिलियम फंगस रखा हुआ है। सेंटर में बिंदी बिंदी देख रहे हो ना जो आप, वो पेनिसिलियम फंगस है, ठीक है। अब क्या किया, इस प्लेट के अंदर हमने दूसरा एक बैक्टीरिया है वो ग्रो किया है। ये जो व्हाइट व्हाइट जोन देख रहे हो वो क्या है? दूसरा बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। एक ही प्लेट में, मतलब पहले हमने बैक्टीरिया डाल दिया और फिर जगह जगह पर ये पेनिसिलियम फंगस रख दिया है। तो देखो ये बैक्टीरिया सब जगह ग्रो कर रहा है, सब जगह कर रहा है, ठीक है। बट जहां पर फंगस है उसके आसपास उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, सीधे खाली है ना जगह। देख रहे हो ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो सी दिस, तो ये जो है ये पेनिसिलियम फंगस जो है ये बैक्टीरिया को अपने आसपास ग्रो नहीं होने दे रहा है। क्यों नहीं होने दे रहा है? क्योंकि ये फंगस क्या बना रहा है? पेनिसिलिन, ऐसा केमिकल बना रहा है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई पेनिसिलिन जो है उसको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केमिकल बनाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऑपोजिशन में, सो दैट या तो वो उसको किल कर दे या तो उसकी ग्रोथ वहीं पर रोक दे, उसको अपने पास ग्रो नहीं होने दे, ठीक है। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक्स बनते हैं। जो आपको आपको पता है जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है कि एंटीबायोटिक खा लो, देखा है? यस मैम मैम। एंटीबायोटिक मेडिसिन बोलते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं तो उस पे लिखा होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ऐसे नाम होते हैं। देखा है कभी ध्यान से? यस मैम। अगर नहीं देखा है तो अब की बार देखना, जब सर्दी हो तब। भगवान अभी सर्दी नहीं होनी चाहिए आपको, बट अगर आपके घर में दवा पड़ा है तो उठा के देखना। तो ये मैम। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो क्या है? वो केमिकल है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे पेनिसिलिन है वैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है। उसको बनाने वाला कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बनाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जब आप खाते हो तो वो आपके गले में जो वायरस और जो बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है ना सर्दी वाला, उसको खत्म कर देता है या फिर उसकी ग्रोथ को कम कर देता है। तो आपको धीरे धीरे फिर अच्छा लगने लगता है और आपकी जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाती है। आपने वो विक्स की गोली लो खींच खींच दूर करो ऐड देखिए? यस मैम। सभी ने देखी ना? तो उसमें देखा है वो खींच खींच वाले कीटाणु ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। यस मैम। यस मैम। फिर वो दवा खाता है
उस दवा का ऐसे ऐसे कुछ निकलता है और वो सारे कीटाणु ऐसे ऐसे करके खत्म हो जाते हैं। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो विक्स में क्या है, विक्स के अंदर भी एक तरीके का एंटीबायोटिक है। जब वो उसको आप खाते हो और उसको सलाइवा के थ्रू वो जब आप उसको अच्छे से करके और उसको अपने अंदर जब लेते हो तो वो एंटीबायोटिक क्या करता है, जो ये खींच खींच वाले जो ऑर्गेनिज्म है ना उनको जाके खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये होते हैं मेडिसिनल यूज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी चीजें बनाते हैं जो आपको हेल्पफुल होती है खाने में और वो आपको ठीक कर देती है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। ठीक है, और कुछ पूछना है, कोई डाउट? नहीं है? गुड। ठीक है, तो अभी एक और चीज बताती हूँ। देखो, जितना छोटा गोला होगा ना बेटा, जितना छोटा ये गोला है उसके आसपास ये जो सर्कल है, डायमीटर है खाली जगह वाला, अगर वो छोटा है मतलब ये कम डोज का है, कम इफेक्ट करता है। बड़ा सा सर्कल बन रहा है आसपास मतलब हैवी डोज है, ज्यादा इफेक्ट करता है। समझ आया? यस मैम। है ना? इसलिए आपके जो दवा होती है उस पर डोज लिखा होता है। बच्चों के लिए कम डोज वाली छोटी छोटी दवाएं होती है ना? उनको पैरासीटामोल खाना होता है जब बुखार आता है बच्चों का, तो बच्चों का पैरासीटामोल होता है 150 mg, 250 mg, उससे ज्यादा नहीं होता है। और जो हम जैसे बड़े हो जाते हैं उन लोगों का होता है 600 mg, 650 mg, 500 mg, ऐसा होता है। और क्योंकि आप अभी छोटे हो तो आपको लगेगा 300 mg के आसपास, इसलिए डॉक्टर बोलता है ना गोली आधी करके खाना, बोलता है ना, इसमें से आधी गोली ले लेना, क्योंकि आपको वो डोज हाफ करके दे रहा है इसीलिए। और बड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं, पूरी एक गोली खा जाना, बोलते हैं। यस मैम। मैम। हाँ, समझ आया? वायरस के समय भी ये होता है कि जो वैक्सीन लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज। हाँ, मैम, तो ये भी एंटीबायोटिक है? नहीं वो वैक्सीन है बेटा, वैक्सीन ओके। चीज अलग होती है, एंटीबायोटिक चीज अलग होती है। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक डेफिनेशन में आपको यहाँ लिख के देती हूँ, आप नोट डाउन करना। एंटीबायोटिक का डेफिनेशन है केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म which kills or restricts the growth of other microorganisms। हो गया? डेफिनेशन समझ आया? यस मैम। देखो, आपने वो गला खराब होता है तो नहीं आती है स्ट्रेप्टोसिल, आती है स्ट्रेप्टोसिल। मैम स्ट्रेप्सिल्स। स्ट्रेप्सिल्स और फिर एक आती है वो ऑरेंज ऑरेंज, बहुत सारी आती है ना, विक्स के जैसी बहुत सारी गोलियां आती है, तो वो सभी सब क्या उसमें रहते हैं, एंटीबायोटिक्स रहते हैं जो आपके बाकी खिचखिच वाले ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं। मैम, रिटर्न। रिटन? यस मैम। यस मैम। Ma'am, please wait. हाँ हाँ, वेट, मैं नहीं चेंज कर रहा।
ठीक है। यस मैम। यस मैम। रिटर्न बेटा। यस मैम। यस मैम। तो अभी समझ में आ गया ना कि एंटीबायोटिक क्या है। यस मैम। एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही बनाते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देने के लिए, या फिर उनकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट, मतलब उनको स्टैच्यू बोल देते जाके, अब आगे बढ़ो मत, अब हमको काम करने दो, इस तरीके से। देखो नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। देखो सॉइल में कितने सारे टाइप के बैक्टीरिया हैं, ये सब के सब रूट्स के आसपास रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, CO2 कैप्चर करते हैं, ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, अच्छा क्रॉप यील्ड करते हैं, ग्रोथ बढ़ाते हैं। और लीचिंग लॉस मतलब वो बोलते हैं ना कि सॉइल में अगर पेड़ नहीं होंगे तो जो सॉइल है वो बारिश वगैरह में बह जाती है, अच्छी वाली सॉइल। तो वो जो लॉस वगैरह है वो जो उसको बचाने का काम, उसको रखने, बैक्टीरिया रहेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे पौधे रहेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी अपने आप इंक्रीज होगी। सी दिस। ये समझ में आ रहा है। मैम सबसे ऊपर वाला फिगर। यस मैम। यस मैम। अब डिजीजेस की बात करते हैं। Shall we start? यस मैम। मैम। See this. अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग बीमारियां करते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि टीबी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और वो कैसे फैलता है, एयर से फैलता है। सो ट्यूबरक्यूलोसिस फैलता है बैक्टीरिया से, ठीक है। सी दिस, बैक्टीरिया से फैलता है, बैक्टीरिया से होता है, एयर से फैलता है। फिर मीजल्स मतलब वो दाने होते हैं छोटे छोटे में हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, वो वायरस से होता है, वो भी एयर से फैलता है। चिकन पॉक्स एंड पोलियो, ठीक है, ये भी वायरस से होता है और एयर वाटर से फैल जाता है। ठीक है। अब उसके लिए करना क्या चाहिए, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। अब तो आप लोग आइसोलेशन बहुत अच्छे से समझते होंगे कि क्या होता है यस मैम। है ना। यस मैम। देखो कोई भी बीमारी में सबसे पहले क्या बोला जाता है कि जो बीमार है उसको अलग करो, नहीं तो वो दूसरों को बीमार कर देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन कम्स कोलेरा एंड टाइफाइड। टाइफाइड दोनों बैक्टीरिया करते हैं, वाटर और गंदे पानी और गंदे खाने की वजह से। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मतलब आपको अपने बॉडी को साफ सुथरा रखना है। और सैनिटरी हैबिट्स मतलब टॉयलेट यूज करने के बाद हैंड वॉश करना कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से अच्छा प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए,
एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, वाटर से फैलता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, उससे ठीक हो जाओगे। ठीक है। देन मलेरिया, मलेरिया कौन फैलाता है? प्रोटोजोआ। ठीक है। ये मलेरिया जो है वो मॉस्किटो के काटने से होता है, इसलिए बोलते हैं कि स्प्रे नेट, मॉस्किटो नेट यूज करो। ओके। और ठीक है, घर में अपने साफ सफाई रखाओ। मॉस्किटोज के लिए फाइन। सो इंसेक्टिसाइड एंड ब्रीडिंग, इन सबको मतलब वो बोलते हैं, आपने एड्स में देखा होगा कि अपने घर में किसी भी चीज में पानी नहीं जमा होने दो। टायर्स, पुराने डब्बे अगर आप लोग रखते हो, उसमें बारिश का पानी जमा होगा तो मॉस्किटो आ जाएंगे। एड में देखते होगे टीवी में, Yes, ma'am. यस है मैम। ना। सो दीज आर, ये तो ये जो टेबल है वो आपकी बुक में ही दिया हुआ है ना, Yes, ma'am. ये है ना। मैम मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। मैम मलेरिया हाँ, डिजीज है, और जो वो माइक्रोजन फैलता है, मतलब मैं- मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है। एक मिनट, कौन से प्रोटोजोआ से फैलता है? एक प्लास्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है। ठीक है। प्लास्मोडियम नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोटोजोआ है, जिससे is this part is clear to you? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। प्लास्मोडियम से फैल जाता है वहाँ। और ये प्लास्मोडियम एक्चुअली किसके अंदर रहता है? मॉस्किटो के अंदर रहता है। तो जब मॉस्किटो हमको काटता है, अच्छा एक और चीज आपको पता है, ये प्लास्मोडियम सिर्फ फीमेल मॉस्किटो में रहता है। Yes, ma'am. यस मैम। फीमेल मॉस्किटो में रहता है, क्यों? क्यों मेल में नहीं रहता? बताओ। फीमेल मॉस्किटो जो होती है, सिर्फ उसी को काटना आता है। मेल मॉस्किटो को काटना ही नहीं आता है, आपको पता है। फीमेल मैम मेल नेक्टर पीते हैं। हाँ, फीमेल मॉस्किटोज जो होते हैं उनके पास ही एक डंक रहता है, जो वो इसलिए वो काट सकते हैं। ठीक है। तो वो उसके थ्रू वो सारा ब्लड सक करते हैं। Shall we proceed to the next? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, बैक्टीरिया, टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, पिंपल्स, पेप्टिक अल्सर्स, ये सब कुछ बैक्टीरिया की वजह से होता है।
ठीक है, आपको जो पिंपल्स होते हैं मुंह पे वो भी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि चेहरा साफ रखना बहुत जरूरी है। वायरस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, सार्स, एड्स, ये सभी के सब वायरस की वजह से होते हैं। फंगस, स्किन इन्फेक्शन होता है। प्रोटोजोआ, मलेरिया, कालाजार एंड स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। हेलमिंथ वर्म्स, they cause intestinal infection and elephantiasis. Okay, so see this last वाला देखो, हेलमिंथ वर्म्स, ये छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो इंटेस्टाइन में रहते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये जो कीड़े पेट में हो जाते हैं। अच्छा, क्यों होते हैं? मम्मी कहती है ना कि मीठा खाने से पेट में कीड़े हो जाएंगे, बोलती है। यस मैम। मम्मी कहती है मीठा खाने से दांत में कीड़े हो जाएंगे। दांत में तो हो ही जाएंगे, पेट में भी हो जाएंगे, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहीं पर भी टच कर लेते हैं, कहीं पर भी खेलने लगते हैं, मिट्टी में हाथ डाल देते हैं। तो ये जो वर्म है, इसके एग्स जो है वो एनवायरनमेंट में ऐसे ही रहते हैं खुले। तो ये क्या, ठीक है। तो पता चला हेलमिंथ वर्म्स कैसे होते हैं। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए, इधर पॉज हो गया था स्क्रीन मेरा। हाँ मैम, हाँ आपका वीडियो और ऑडियो पॉज हो गया था। अच्छा, ठीक है। हेलमिंथ वर्म्स जो होते हैं, आपने देखा ना, बच्चे जो है वो जमीन में हाथ लगाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो अपने हिप्स के पास खुजली करते हैं कई बार। यस मैम। तो उनके नेल्स में जो गंदा भर जाता है, ये वर्म्स के छोटे छोटे सॉइल में जो एग्स होते हैं वो रहते हैं गंदी जगह पर। तो क्या होता है कि वो नेल्स में भर जाते हैं, और बच्चे जब मुंह में उंगली डालते हैं या किसी चीज को खाते हैं तो वो चीज साथ में चली जाती है, और उस वजह से वर्म्स जो है वो पेट में हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन करते हैं। आपने देखा, मतलब देखा होगा, सुना होगा, या आप छोटे होगे ना तो आपको हुआ भी हो सकता है शायद, कि पेट में फिर वो कीड़े आ जाते हैं, फिर बच्चों को खुजली आती है, जहाँ से वो एक्सक्रीटा, एनस में खुजली आती है, और उसके बाद जब वो है ना जो एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं, वेस्ट, सॉलिड वेस्ट रिलीज करते हैं, उसके अंदर कभी कभी कीड़े दिखाई देते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है दवा खाओ, फिर एक दवा खाने से वो कीड़े खत्म हो जाते हैं, है ना। यस मैम। ठीक है। तो ये जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है, एलिफेंटियासिस मतलब, एलिफेंटियासिस अब बहुत रेयर हो गया है, अब होता नहीं है। पुराने टाइम में क्या होता था कि जो लोग घर की लेडीज थी या घर के कुछ जो लोग होते थे, वो तालाब या नदी में जाके कपड़े धोते थे, बर्तन धोते थे, ऐसा करते थे ना। यस मैम। तो उतने टाइम क्या होता था कि उनके पैर जो है वो पानी में ही रहते थे। तो वहां क्या होता था कि सभी लोग आते जाते रहते हैं, कचरा मतलब अपना सब साफ करते हैं, सब करते हैं, तो उस वजह से क्या होता था कि गंदगी जो की वजह से वहां पर वर्म्स हो जाते थे। और वो वर्म्स क्या करते थे, जैसे पैरों में, पैर जैसे फट जाते हैं ना, क्रैक हो जाते हैं पैर में, या चोट लगी है पैर में कुछ, तो वहां से वो जो वर्म है वो अंदर घुस जाता है पैरों में, और फिर उसके बाद पैर इतना बड़ा हो जाता था, उसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। ठीक है।
समझ में आ गया? मैम स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? क्या बेटा? स्लीपिंग सिकनेस? स्लीपिंग सिकनेस, सोने में दिक्कत होना। ओके मैम। ठीक है, मैम काला आजार क्या होता है? ये एक तरीके का बुखार होता है बेटा, अब नहीं होता है, पुराने समय में बहुत लोगों को ये बुखार हो जाता था। मैम सार्स और एड्स क्या होता है? सार्स एक वायरस है। अच्छा, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ आज। ये जो कोरोना वायरस है ना, यस मैम। सार्स उसके पापा है। यस मैम, ये सऊदी सुने हैं अरेबिया में मैम। फैला था 2015 में। ये कोरोना जो है वो सार्स के परिवार से ही आया है। ठीक है, तो सार्स एक वायरस है जो रेस्पिरेटरी डिजीज करता था। ये वायरस आपने थोड़े टाइम पहले ये वायरस फॉरेन में था, तो यस मैम, ये सऊदी अरेबिया में। हाँ, तो थोड़े टाइम पहले आया था ये। और ये बहुत पुराना वायरस है, ये खुद को अजीब अजीब से इसकी फैमिली है, जिसमें कोरोना भी एक इसकी फैमिली मेंबर्स है। ठीक है, और एड्स, एड्स भी एक वायरस है। ये जो वायरस है एड्स वाला, वो वायरस तब फैलता है जब आपका किसी के साथ सेक्सुअल या फिजिकल कांटेक्ट होता है तब। ठीक है, अगर कोई अगर किसी को ये बीमारी है और उसके साथ ये कांटेक्ट होता है तो ये वायरस जो है वो फैलता है। और एड्स में एक्चुअली होता क्या है, एड्स वायरस जो है वो आपको बीमार वो उससे कुछ नहीं होता है। उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो है ना पूरे आपके इम्यून सिस्टम को है ना शट डाउन कर देता है। जैसे कंप्यूटर शट डाउन होता है वैसे वो सिस्टम को शट डाउन कर देता है, और उसके बाद बाकी सारी बीमारियां हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, दुनिया भर की चीजें, इन्फेक्शन हो जाते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट मर जाता है। तो ये दो वायरस जो है बहुत बदमाश है। और कुछ? ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। फाइन, सो टिल हियर, यहाँ तक तो ये आपके चैप्टर में है। अब आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लो, ऐसी कोई चीज है जो छूट गई है? ठीक है, तब तक मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। वैक्सीन, वैक्सीन भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही बनती है। ठीक है, अब वैक्सीन क्या है, जैसे आपको मैंने एंटीबायोटिक समझाया, एंटीबायोटिक केमिकल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसकी वजह से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकते। अब वैक्सीन क्या है वो चीज समझो, क्योंकि आजकल वैक्सीन वैक्सीन आप लोग सुन रहे हो, तो वो समझो क्या होता है। जैसे मैं किसी भी डिजीज का नाम नहीं ले रही, मैं बस सब कुछ, जैसे मैथ में आप बोलते हो ना लेट इट बी एक्स, ऐसे पढ़ते हो ना, यस मैम। बस यस वैसे ही मैम, पढ़ेंगे। कोई अननोन हाँ, नंबर को। चलो हम कोई एक डिजीज ले लेते हैं, डिजीज है एक्स। ठीक है, और वो होता है एक बैक्टीरिया से, सपोज वो बैक्टीरिया का नाम जो है वो है सपोज ओ बैक्टीरिया से एक्स डिजीज हो जाता है। ठीक है, अब
सुनो, ये जो चीज है बेसिकली हमारी बॉडी में क्या होता है और वैक्सीन कैसे बनती है और वैक्सीन बनने में क्या 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 काम चाहिए, मैं शॉर्ट में आपको एक चीज बताती हूँ। हमने शुरू में इस चैप्टर के शुरू में एक वायरस की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, याद है सभी को? यस यस मैम। मैम। है ना? बस वैसा ही कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है। अभी देखो यहाँ पर नॉर्मली, मैं पहले नॉर्मल कंडीशन लिखती हूँ। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, अगर ये है एक ह्यूमन, बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि हेल्दी है। अब इसके अंदर ये वाला बैक्टीरिया घुस रहा है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया जो है, इसने देखा कि चलो अब इसको इन्फेक्शन करते हैं। ये गंदा बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया ने सोचा चलो इसके अंदर इन्फेक्शन करते हैं। अब क्या होगा, जैसे इन्फेक्शन होगा तो ये जो आदमी है, जो इंडिविजुअल है, वो बीमार हो जाएगा। ठीक है, बीमार क्यों हो गया? क्योंकि इसकी बॉडी में ये जब बैक्टीरिया अंदर घुस गया तो इस बैक्टीरिया ने इसको डिजीज कर दिया है एक्स। ठीक है, अब ये बीमार हो गया है तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। जो इम्यूनिटी बोलते हो ना आप लोग, आजकल हर चीज से इम्यूनिटी की बात होती है, साबुन से, यस मैम। है ना, टूथपेस्ट से, फिर डेटॉल से, फिर उसके बाद खाने पीने की बॉर्नविटा से, कॉम्प्लेन से, दूध से, सबसे इम्यूनिटी की बात होती है। तो इम्यूनिटी कौन बनाता है? इम्यून सिस्टम बनाता है। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वैसे ही हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? जैसे हमारी कंट्री का डिफेंस सिस्टम है ना, डिफेंस क्या करता है? आर्मी है उसके पास, डिफेंस के पास नेवी है, डिफेंस के पास एयरफोर्स है। 3 है डिफेंस हमारी कंट्री के पास। यस मैम। और बाकी सबके लिए पुलिस वाले भी है। ठीक है, पुलिस भी है। सो वी हैव पुलिस ऑल्सो। वी हैव पुलिस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कंट्री को बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं, पुलिस जो है वो अंदर से प्रोटेक्ट करती है। और जब अंदर ज्यादा हमला हो जाता है तो ये आर्मी वगैरह अंदर आती है और वो भी प्रोटेक्शन स्टार्ट करती है। यही काम होता है हमारी कंट्री का डिफेंस सिस्टम का। यस मैम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम भी डिफेंस सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है? जब भी कोई बीमारी हमारे अंदर आती है तो इम्यून सिस्टम का काम है, अच्छा बीमारी आई है, ओके चलो अब इस बीमारी को खत्म करने के लिए एक अलग टाइप का कुछ बनाओ, मशीन बनाओ जो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को खा जाए। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जो है, सपोज एक सीजर बनाएगा, ये सीजर जो है इस बैक्टीरिया के पास जाएगी और इसको चॉप कर देगी। ठीक है, कट कर देगी, और कट करने के बाद क्या करेगी, ये बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर ये करने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया अभी अंदर आया तो वो जैसे ही अभी सिस्टम में घुस गया, बैक्टीरिया ने तो अपना काम शुरू कर दिया, बीमार कर दिया, लेकिन इम्यून सिस्टम उसको पहचानेगा, उसको देखेगा कि ये क्या है, कैसे मारना है इसको। उसके बाद अपनी डिफेंस सिस्टम, मतलब अपनी आर्मी को बुलाएगा कि भाई इसको मारो, इसको खत्म करो। ये नॉर्मल हमारी फंक्शन बॉडी करती है। ठीक है, अब क्या होता है, इम्यून सिस्टम के पास एक और बहुत अच्छी चीज है, वो ये है कि वो इसको याद रखती है, इस बैक्टीरिया की शक्ल, इस बैक्टीरिया की अकल, सबको याद रखती है। तो वो क्या करती है, ये जो सोल्जर्स बनाए उसने लड़ने के लिए कैंची जैसे, इनको बोलता है कि अच्छे से इसको देख लेना,
अच्छे से याद कर लेना। तो ये जो सोल्जर्स है जब लड़ाई करके आते हैं ना, तो अपने साथ इसकी एक फोटो भी खींच के रखते हैं, उसके साथ एक सेल्फी ले लेते हैं कि अच्छा ये आया था एक बार, इसका फोटो हम अपने पास रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो अगली बार आएगा तो इसको हम धमाधम वहीं से मारना शुरू कर देंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तब हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको तब पता है कि अच्छा ये वाला आया है, ये वाला सोल्जर उसको जाके मार सकता है। ये इम्यून सिस्टम का काम है। आया समझ में? यस मैम। ठीक है, ये बेसिकली हमारी बॉडी में सिस्टम है। तो वैक्सीन जो है, जो साइंटिस्ट वैक्सीन बनाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये जो डिजीजेस होते हैं, जो बैक्टीरिया है उसकी डेड बॉडी बनाते हैं। अब हम करेंगे कि वैक्सीन कैसे बनती है। तो वो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को लेंगे और इसको किल कर देंगे, इसको मार देंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, इसकी डेड बॉडी हो जाएगी। ठीक है, अब इन डेड बॉडीज को एक सीरिंज में भरेंगे, सारों को, और वो एक आदमी को लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे ही डेड बॉडी अंदर जाएगी, डेड बॉडी ये है किसकी, बैक्टीरिया की डेड बॉडी अंदर जा रही है। देखो हमारी बॉडी में डेड आए या लिविंग आए, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत समझदार है, उसको पता है कि हमको ऐसी फालतू चीज की जरूरत नहीं है। तो हमारी बॉडी क्या बनाती है, इसके अगेंस्ट में बड़ा सा सोल्जर खड़ा कर देती है। एक सोल्जर बनाएगी और उसको बोलेगी भले डेड बॉडी है इसको पर मार दो, तो ये सोल्जर जाके उसको जाकर कट कर देगा और साथ में उसकी क्या ले लेगा, एक क्या रख लेगा अपने पास, मैम फोटो। फोटो। उसकी एक फोटो खींच के अपने पास रख लेगा। और अब ये बन जाएगा मेमोरी वाला सेल, मेमोरी सेल वाला सोल्जर बन जाएगा। अब ये सोल्जर हमेशा रेडी रहेगा, ठीक है, कि जब भी अगर इन फ्यूचर में कभी ये वाला बैक्टीरिया अगर लीविंग वाला हमारी बॉडी में घुसता है कहीं से, तो उसके पास पहले से सोल्जर रेडी रहेंगे, तो वो ये लीविंग वाले को पहले ही मार देगा ना, वो ये आदमी जो है उसको बीमार नहीं होना पड़ेगा। आया समझ में? यस मैम। ठीक है, मतलब हमने अपनी बॉडी को पहले से तैयार कर दिया है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब रेडी है, सबके पास इस बैक्टीरिया की पिक्चर है। तो हमने वैक्सीन देकर, वैक्सीन जब दिया तो हमने डेड बॉडी से अपने इम्यून सिस्टम को प्रोग्राम कर दिया है। अब इन फ्यूचर कभी भी अगर असली में इन्फेक्शन आता है तो ये जो आदमी है वो बीमार नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसके पास पहले से सोल्जर्स है, जैसे ही ये लीविंग वाला घुसेगा ये सोल्जर्स जाएंगे और उसको कट कर देंगे। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। हम उस बैक्टीरिया का डेड बॉडी को हमारे बॉडी में घुसा देते हैं। वो वैक्सीन बना के घुसाया बेटा। वैक्सीन आपको देखो, जो आपको पोलियो वाला पिलाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स देते हैं ना, यस मैम। तो वो कोई दवाई होती है? वो दवा नहीं होती है, वो पोलियो वायरस की डेड बॉडी होती है। वो आपको पोलियो वायरस का डेड बॉडी पिलाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम समझ जाता है अच्छा कुछ बाहर से आया है जो कि बीमारी करने वाला कीटाणु है, चलो सोल्जर्स बनाओ और उसको मार दो। तो वो डेड बॉडी को क्या करते हैं, कट कट करके खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, और पहले उसकी फोटो खींच लेते हैं, और फिर वो जो ये सोल्जर है हमेशा रेडी रहते हैं। तो अगर फ्यूचर में आपको कभी असली में पोलियो वायरस कहीं से आएगा ना, तो आपकी जो बॉडी है उसके पास ऑलरेडी सोल्जर्स रेडी है, तो आपको कभी पोलियो नहीं होगा।
आया समझ? Yes, ma'am. मैम एक तरह से वैक्सीन इम्यूनिटी सिस्टम को तो बढ़ा देता है। एक्टिवेट करता है। आया समझ में? एक्टिवेट करता है ना, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन। तो अभी कोरोना वायरस के लिए भी ऐसे ही करते हैं, मतलब अभी उसमें होती बहुत सारी चीजें, वो आप बड़ी क्लास में आओगे ना बेटा तब थोड़ा ज्यादा समझाऊंगी, अभी बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। तो कोरोना वायरस में भी ऐसा है कि अगर आप वैक्सीन ले लोगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के पास कोरोना से लड़ने वाले पहले से सोल्जर रेडी रहेगा। तो अगर आपको फ्यूचर में कोरोना वायरस असली में घुसता भी है तो आपको बहुत थोड़े सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सोल्जर जाके तब तक उस असली वाले वायरस को खत्म कर चुके होंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी बट आपको सीवियर कोरोना कभी नहीं होगा। आया समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। इसलिए वैक्सीन लेना जरूरी होता है। वैक्सीन से कोई बीमार नहीं पड़ता है और वैक्सीन से कभी कोई मरता भी नहीं है। न्यूज में या कहीं पर अगर आपको दिखाते हैं तो वो झूठ है। आया समझ? मैम हाँ Yes, ma'am. मैम वो मरा हुआ बैक्टीरिया या फिर वायरस डीएक्टिवेट नहीं होता है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम हाँ मैम वो मरा हुआ बैक्टीरिया या फिर वायरस डीएक्टिवेट होकर हमें अटैक नहीं कर सकता? नहीं, वो मर चुका है। मैम वैक्सीन वाला जो भी हाँ। वायरस कुछ नहीं करेगा, वो तो मर चुका है। वो सिर्फ अंदर जा रहा है ना, तो भी हाँ, उसकी सिर्फ डेड बॉडी जा रही है तो भी हमारा इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। तो हमारा सिस्टम ज्यादा पावरफुल है ना। Yes, ma'am. हाँ, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। इसलिए वैक्सीन अगर आप ले लोगे तो फ्यूचर में आप कोरोना से सेफ रहोगे। जैसे अभी तक आप पोलियो से सेफ हो ना, छोटे बचपन में आपको पोलियो दिया, चिकन पॉक्स का वैक्सीन दिया, तो आपको ये सब डिजीजेस नहीं हो, आप लोग सेफ हो, है ना। Yes, ma'am. हेपेटाइटिस का वैक्सीन मिला, एक आपको हाथ पे भी वैक्सीन लगा होगा जिसका दाग होगा, Yes, ma'am. बीसीजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे वैक्सीन आपको लगे हैं ताकि आपको फ्यूचर में ये सारी बीमारियां नहीं हो। और अगर आपके अंदर उसका कोई ऑर्गेनिज्म घुस भी जाता है तो हमारी बॉडी पहले से सोल्जर्स बना के बैठी हुई है कि अगर ये बीमारी आएगी तो इसको मार सकते हैं, ये बीमारी आएगी तो इसको भी मार सकते हैं। हमारे पास ढेर सारे सोल्जर्स हैं। इसी तरह कोरोना का अगर वैक्सीन ले लेंगे तो कोरोना से लड़ने के लिए सोल्जर्स बना लेगी बॉडी। और उस वजह से क्या होगा, जब सोल्जर्स बने रहेंगे तो फ्यूचर में अगर लिविंग कोरोना वायरस आपके अंदर घुस जाएगा तो वो पहले से आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है कि उसको क्या करना है, तो वो अपना काम कर सकती है। ठीक है, आ गया समझ? Yes, ma'am. तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया है। आपका होमवर्क है इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Read the chapter very carefully and try to solve the exercise in your notebooks, तो कि ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जब सॉल्व करें तो आपको ये पता होना चाहिए मैं टेक्स्ट बुक में किस साइड से कौन सी चीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, fine. Have a good week ahead and have a happy Sunday. Take care of yourself. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय मैम, थैंक यू मैम। Goodbye, beta. बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम।